जी आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 37 से। आर्टिकल 37 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आर्टिकल 36 से हम पढ़ चुके थे। 30 से लेकर 36 तक एडमिशन था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 36 से 37 से कन्फेशन, किसी चीज़ का एतराफ़ करना या तस्लीम कर लेना। कन्फेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जब कोई फौजदारी कार्रवाई हो रही हो, कोई फौजदारी केस चल रहा हो, उसमें जो कन्फेशन है जो वो तीन तरह से ली जाए। पहली वो क्या कहता है? इंड्यूसमेंट, दूसरी कहता है थ्रेट, तीसरी कहता है किसी प्रॉमिस के ज़रिए। अब बात करते हैं। ए कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन इज इररेलेवेंट इन ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग। वो कहता है वो कन्फेशन रेलिवेंट है ही नहीं, इररेलेवेंट है, जो इन तीन तरह से ली जाए। कौन कौन सी है? इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर टू द कोर्ट टू हैव बीन काज्ड बाय एन इंड्यूसमेंट, यानी ऐसे ही लालच देकर या उसको बहला फुसला कर ली जाए। इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, यानी या उसको डरा कर ली जाए। दूसरा इंड्यूसमेंट का मतलब होता है उसको लालच देकर या वैसे ही आमादा करके किसी चीज़ पर। थ्रेट का मतलब है डर देकर। और प्रॉमिस या कोई ऐसी चीज़ का वादा करना उसके साथ कि आप इस चीज़ को कन्फेस कर लें, मान लें, आपको फ्यूचर में ये चीज़ अनाम दी जाएगी या तोहफे के तौर पर दी जाएगी। Having reference to charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him। बात वो करता है कन्फेशन जो है वो तीन तरह से ली गई हो। इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, यानी या उसको लालच देकर एक कन्फेशन ली गई हो, डरा कर कन्फेशन ली गई हो, या कोई वादा करके कन्फेशन ली गई हो, तो क्रिमिनल केस में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो कोर्ट के अंदर ही कन्फेशन क्यों ना ली गई हो। ठीक है, बात करते हैं 38 की। आर्टिकल 38, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अब यहां पर लिखें कन्फेशन दो तरह की होती है। कन्फेशन बिफोर पुलिस, आर्टिकल 38 डील करता है कन्फेशन बिफोर पुलिस। अब दो तरह की कन्फेशन होती है। पहली जुडिशियल, दूसरी एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल कन्फेशन वो होती है जो किसी जज के सामने अदालत में किसी चीज़ का आप एतराफ़ करते हैं, उसको जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं, अदालती एतराफ़ या अदालती स्टेटमेंट। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अदालत के बाहर जहाँ मर्जी जिस मर्जी अखबार के सामने दें, जज किसी वकील के सामने दें, या किसी SP DSP पुलिस वाले किसी के भी सामने दें, चाहे IG ही लेवल का क्यों ना हो, वो सारी क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। लिहाजा कोर्ट में कौन सी एडमिसिबल है? जुडिशियल कन्फेशन। अब बात करते हैं पुलिस कन्फेशन की। नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन, यानी कोई मुजरम है जो उसने पुलिस के सामने चीज़ें कन्फेस की हैं वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा पुलिस एक मुजरम को पकड़ कर लाती है तो वो उसको मारती है। वो पुलिस की मार से बचने के लिए कहता है जी मैं ए भी कीता है, मैं ए भी कीता है, ए भी कीता है। जब वो अदालत जाता है वो मुकर जाता है। वो अदालत वो कहता है जी इसने मेरे सामने माना है। वो अदालत को बताता है जनाब मुझे तो मार रहे थे, अच्छी खासी फैंटी लगा रहे थे, मैंने फैंटी से बचने के लिए कह दिया कि मेरी जान तो छोड़े। अतराफ़ जुर्म ऐसे ही। उसके बाद है 39। आपके याद करने की चीज़ें कल आएंगी, मैं सारा पूछूंगा आपको।
Confession by accused while in custody of police not to be proved against him. Subject to Article 40, no confession made by any person whilst he is in the custody of a police officer unless it be made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person. यानी कोई भी कन्फेशन जो पुलिस की कस्टडी में दी जाएगी वो काबिल कबूल नहीं है। हाँ, जब वो कन्फेशन दे रहा हो तब उसके सर पर मजिस्ट्रेट भी खड़ा हो तो तब उसकी कोई वर्थ है, इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट नहीं, डिफरेंस है उसमें। सिंपल पुलिस के सामने वो गवाही दे रहा है, एक चीज़ का अतराफ़ कर रहा है, इसमें पुलिस के सामने वो अतराफ़ तो कर रहा है, वो कहता है फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसमें ये चीज़ एक आ गई है कि वो कहता है अगर मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद है तो वो कर सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 40 की। हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज मे बी प्रूव्ड, यानी जो उसने पुलिस के सामने चीज़ें कन्फेस की हैं आर्टिकल 40 के मुताबिक, उसका कितना हिस्सा जो है वो काबिल कबूल है। When any fact is disposed to as discovered in consequences of information received from a person accused of any offence in the custody of police officer, so much of such information, whether it amounts to be a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved. अब बात यह है कि एक बंदा पुलिस के सामने एक चीज़ मानता है कि जी ये बंदे को मैंने मारा है डंडे के साथ, पुलिस कहती है ये इसने स्टेटमेंट हमारे सामने दी है। भाई अगर उसने डंडे से मारा है तो आपने उससे डंडा रिकवर क्यों नहीं किया? इट मीन्स वो चीज़ मानी जाएगी जो वो पुलिस के सामने कन्फेस करता है और उस कन्फेशन के बदले में उस पुलिस के पास कोई चीज़ रिकवरी भी होती है, उतनी हद तक मानी जाएगी, बाकी स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का वो इतराफ़ करता है पुलिस के सामने, पुलिस उस चीज़ की हद तक उससे कुछ रिकवर भी कर लेती है, बरामद भी कर लेती है, तो वो बरामदगी की हद तक वो मानेंगे, बाकी जो पार्ट है वो प्रूव नहीं होगा उसके खिलाफ। बात करते हैं 41 की। आर्टिकल 41, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रेलिवेंट। बात ये करता है 41, 47 को 37 को अगर पढ़ा जाए तो उसमें कहता है वो कन्फेशन काबिल कबूल नहीं है जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की मदद से ली जाए। 41 में वो कहता है कि ये तीनों चीज़ें, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस ख़त्म कर दिया जाए, इसका डर ही इन तीनों चीज़ों का उसको ना हो, और वो जो कन्फेशन उस दौरान देगा वो काबिल कबूल है। इन तीनों चीज़ों के होते हुए वो कन्फेशन काबिल कबूल नहीं है। जब ये रिमूव कर दी जाएंगी तीनों चीज़ें फिर वो कन्फेशन काबिल कबूल है। ठीक है, बात करते हैं 42 की। Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy. If such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequences of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to question which he need not have the answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it may be given against him. अब एक बंदे को वादा लिया जाता है, राज रखा जाएगा, या उसको ड्रंक की हालत में या किसी ऐसी हालत में उससे चीज़ें उगलवाई जाती हैं जिसके मतलब उसको ये भी पता नहीं होता कि मैं इन चीज़ों का जवाब देने के लिए बाउंड नहीं हूँ या मुझे कोई कंपेल नहीं कर रहा, लेकिन वो चीज़ें फिर भी उगल देता है, चाहे शराब की हालत में या नशे की हालत में, जैसे भी वो चीज़ें उसके ख़िलाफ़ होंगी साबित, रेलिवेंट हैं, चाहे उससे जैसे भी निकलवाई गई हैं, लेकिन वो रेलिवेंट हैं। ठीक है, बात करते हैं 43 की। Consideration of proved confession affecting person making it and other jointly under trial for same offence। आर्टिकल है जी 43, jointly tried in same offence।
बात ये करता है इसमें 1 2 3 4 5 5 लोग हैं एक जुर्म में, पांचों मिल के करते हैं। ये बंदा कन्फेशन दे देता है तीसरे नंबर वाला कि हमने ये मर्डर मिल के किया और तीनों उस केस का ट्रायल फेस कर रहे हैं और सारे पांचों। ये बंदा इतराफ़ कर लेता है जी हमने मारा है, मैं भी साथ था, हमने मिल के मारा। इसका कन्फेशन जो है वो बाकियों पर भी असरअंदाज होगा ट्रायल में, लेकिन अनसफिशिएंट एविडेंस होगा, बाकियों को प्रूव करना पड़ेगा फिर भी, लेकिन असरअंदाज पूरा होगा उन पर। ठीक है, पढ़ो इसकी इंग्लिश। When more person than one are being tried jointly for the same offence and a confession made by one of such person is proved, such confession shall be proof against the person making it and the court may take into consideration। यानी कोर्ट उनको कंसीडर करेगी उसकी कन्फेशन को, उसके खिलाफ तो साबित होगी, वो तो प्रूव हो गया कि ये कातिल है, लेकिन वो कन्फेशन जो है बाकियों के खिलाफ भी कंसीडर होगी। अगर ये मान रहा है कि हमने मिलके मारा है तो बाकी भी तो साथ ही थे ना। बात करते हैं 44 की क्रॉस एग्जामिनेशन। आर्टिकल 44 क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन। लिखो ऊपर, अक्यूज्ड पर्सन टू बी लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी जितने भी मुल्ज़म हैं उन पर जिरा की जा सकती है, क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है। जिरा ऐसे लिखते हैं, जिरा यानी सवालो जवाब उसके साथ किया जा सकता, आपने कैसे मारा, क्यों मारा, वो जो ट्रायल के दौरान उससे जिरा होती है ना, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। 45 एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। वो ये कहता है कि जो एडमिशन है वो मुकम्मल शहादत नहीं है, मुकम्मल सबूत नहीं है, बट मे स्टॉप का मतलब क्या है? रोकता है उस चीज पर। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है जी, जैसे कि 1 2 3 4 5 है, ये उसमें एक चीज पर एडमिशन दे देता है जी हमने ये चीज इसकी है। लॉ इसमें ये कहता है कि जितनी चीज उसने कही है दैट्स इट, उस पर स्टैंप लग गई, उस पर रिकॉर्ड लग गई, स्टॉप लग गया। जितना बात इसने की है, जितनी की इसने एडमिशन दी है, उससे ये नहीं मुकर सकता, लेकिन वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, मुकम्मल सबूत नहीं है, लेकिन जितनी इसने कह दी है, मान ली है, उससे नहीं ये अब भाग सकता। बात समझ आ गई? यही बात है, यानी जितनी बात का वो एतराफ़ कर लेता है उस पर स्टॉप लग जाता है, लेकिन वो मुकम्मल एविडेंस नहीं है। एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप, लेकिन उस पर स्टॉप लग जाता है। ठीक है, ओके। स्टॉपल का मतलब जो आप कह दें उसके बाद आप बदल नहीं सकते, आप उसको कहेंगे भी तो नहीं माना जाएगा, क्या अगर जो पहली बात है वही ठीक है। स्टॉपल का कंसेप्ट आएगा आर्टिकल 114 में, 114 में, तो उसका मैं डिटेल में आपको बताऊंगा आगे जाके। अभी इतना ही रखें कि जो कह दिया उससे फिर नहीं सकते, मुकर नहीं सकते। आर्टिकल 46 स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, उन लोगों की स्टेटमेंट जो कि एज ए गवाह नहीं बुलाए जा सकते। ठीक है, केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड, वो लोग जो मर गए या जिनको गवाही के लिए बुलाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 46 के सब आर्टिकल 1 की। व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, जब वो किसी बंदे के मरने के मुताल्लिक हो, मरने वाले की जो आखिरी स्टेटमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? 46 का सब आर्टिकल जो ए है उसको कहते हैं डाइंग डेक्लेरेशन। डाइंग डेक्लेरेशन, ठीक है। When statement is made by a person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death in cases
in which the cause of that person's death comes into question. Such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question. यानी एक बंदे की स्टेटमेंट उससे रिलेट की जा रही है कि ये बंदा नहीं आ सकता, ये मर गया, ये उसकी स्टेटमेंट है। पहले ये देखा जाएगा कि वो मरा भी है या नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन तो तब मानी जाएगी ना जब पहले ये कंसीडर किया जाएगा कि वो मर गया। इट मीन्स पहले ये प्रूव करना साबित होगा कि वो मरा भी है या नहीं। जब मर गया तो उसकी स्टेटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, उसी की है भी या नहीं। मरने वाले की जो स्टेटमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? बात करते हैं जी इसकी का सब रूल 2 हु और इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। वो जो बिजनेस वाला पर्सन है, जो कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखता है, कोई एग्रीमेंट लिखता है, कोई डीलें वगैरह करता है, उसकी स्टेटमेंट भी जो है वो रेलिवेंट है अगर वो नहीं आ सकता। अब ये देखा जाएगा कि आया ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट उसी ने ही किया है। पहले तो ये साबित किया जाए कि वो ऐसे एग्रीमेंट पहले करता भी रहा है कि नहीं। ठीक है। टू का ये है कि कोई बिजनेसमैन जो किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स लेन देन करता है तो उसकी किसी स्टेटमेंट को एज एविडेंस आप यूज़ करते हैं, तो पहले तो ये देखा जाएगा कि इस तरह की स्टेटमेंट ये पहले बनाता रहा है, एग्रीमेंट करता भी रहा है या नहीं करता रहा। वो करना ना करना वो क्या है? रेलिवेंट है। किस तरह रेलिवेंट है? क्योंकि वो चीज़ क्वेश्चन में आ गई, वो प्रूव में आ गई, इसको प्रूव करे पहले उसकी है भी कि नहीं है। उसके बाद और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर when the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, or when if true it would expose or would have exposed him to a criminal prosecution or for to sue for damage। अब बाज़ दफ़ा कोई चीज़ पैसों के लेन देन के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाता है तो पहले तो ये देखा जाएगा कि ये इसका है भी, यानी उसको एक्सपोज किया जाएगा, उसके मतलब प्रॉपर जांच पड़ताल की जाएगी। अगर नहीं है तो फिर उसके खिलाफ डैमेजेस या सूट कोई केस किया जाएगा। और गिव ओपिनियन टू ए पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। अब किसी चीज़ के मतलब कोई पब्लिक राइट है या कोई कस्टम है, कोई रिवाज है, उसके मतलब भी जो स्टेटमेंट होगी वो रेलिवेंट होगी। उसके बाद और रिलेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। अब किसी के रिलेशन के मतलब कोई स्टेटमेंट है, ये मियाँ बीवी थे या नहीं थे, दोनों को साबित करना, और जो भी इसके मतलब क्वेश्चन आएंगे वो भी क्या है? रेलिवेंट है। और इज़ मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स। फैमिली के मतलब जो विल बनाई जाती है, जो वसीयत वगैरह बनाई जाती है, वो भी क्या है? रेलिवेंट। और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन मेंशन इन आर्टिकल 26 पैराग्राफ, ये वही कस्टम वगैरह की बात कर रहा है। उसके बाद और इज़ मेड बाय सेवरल पर्सन एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग रेलिवेंट टू मैटर टू क्वेश्चंस when the statement was made by a number of persons and expressed feeling or impression on their part relevant to the matter in question। यानी जो भी मुख्तलिफ लोग किसी चीज़ के मतलब बात कर रहे हैं वो भी रेलिवेंट। अब मानना यह है कि सही किसकी है। ठीक है। 46A 46 ये है जी, रेलिवेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड रिसीव्ड और रिकॉर्डेड बाय ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो सारी चीज़ें जो ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए जनरेट की जाएंगी इंफॉर्मेशन, वो सारी क्या है? रेलिवेंट है। फैक्स भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, उसके अलावा कोई और भी डॉक्यूमेंट्स। हाँ। उसके बाद 47 रेलिवेंसी ऑफ सर्टन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग इन द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड। एविडेंस गिवन बाय ए विटनेस इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। एक गवाह ने जो गवाही दी है किसी अदालती कार्रवाई में, और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट, और उस बंदे के सामने गवाही दी है जिसके पास अख्तियार है वो गवाही लेने का। इट इज रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इन ए सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग और इन ए लेटर स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट विच इज स्टेट्स। यानी वो सारी प्रोसीडिंग किससे रेलिवेंट है? वो किसी सच को साबित करने के लिए वो रेलिवेंट है, किसी भी विटनेस जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो गवाही या शहादत दी हुई है। मोस्टली केस किन के दरमियान होता है? प्रोसिक्यूशन के दरमियान और मुल्ज़म के दरमियान। और प्रोसिक्यूशन वाली साइड पे क्या होते हैं? मोस्टली स्टेट होती है। बात करते हैं आर्टिकल 48 की। स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये वो स्टेटमेंट है जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर दी जाती है, यानी
48. Entries in book. Entries in book of account when relevant. Entries in book of account regularly kept in the course of business are relevant when they refer to the matter into which the court has to inquire, but such statement shall not alone be sufficient evidence. यानी वो जो खाली एक अपनी बुक, अपने रजिस्टर्ड, अपने खाते से जो एंट्री आप रेफर कर रहे हैं वो एंट्री एविडेंस तो है, बट अलॉन एंट्री इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस. फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं, आपने अपना खाता मेंटेन किया 100, 200, 400, 500, 600. आप कहते हैं जी मेरा ये रूटीन का खाता मैं मेंटेन करता हूँ, इसने मेरे पैसे देने. आपके अकाउंट में अमाउंट लिखी हुई है 1000. बंदा कहता है मैंने इसका 100 देना है, इसने 1000 जानबूझ के लिखा हो. आप कहते हैं देखिए जी मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, मेरे रिकॉर्ड में लिखा हुआ है जो रोज़ नामचा मैं तैयार करता हूँ डेली. अदालत कहेगी ठीक है आपकी बात मान ली, इसके मतलब कोई और रसीद वगैरह है आपके पास? ये खाली आपके रजिस्टर्ड आपका बनाया हुआ है, आप उसमें कुछ भी दर्ज कर सकते हैं. इसको सपोर्ट करने के लिए कोई और डॉक्यूमेंट है या नहीं है? ठीक है, रेलिवेंट जरूर है बट नॉट सफिशिएंट एविडेंस. 49. Relevancy of entry in public record made performance of duty. An entry in any public or other official book, register or record stating a fact in issue or relevant fact and made by a public servant in the discharge of his official duty or by any other person in performance of a duty specially joined by the law of country in which such book, register or record is kept itself is a relevant fact. अब कोई बंदा सरकारी जॉब करता है या किसी प्राइवेट अदारे में जॉब करता है जिनका रोज़ाना रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि ये बंदा आ गया, इतने बजे इसने एंट्री दी है, उसके बाद इतने बजे इसने छुट्टी की है. वो सारी एंट्रियाँ क्या हैं? रेलिवेंट है. अब तो सीन क्या आ गया, थंब इम्प्रेशन लगाओ, कैमरे में तस्वीर बनाओ, उसके बाद आप ऑफिस में जाते हैं. सरकारी ऑफिस का और मोस्टली जो प्राइवेट की बड़ी कंपनीज़ हैं उनका भी यही सीन है. बायोमेट्रिक आपने हाज़िरी लगानी है, जाते वक्त भी आपने बायोमेट्रिक हाज़िरी लगानी है कि इतने बजे आप आ रहे हैं और इतने बजे जा रहे हैं. तो वो सारा जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है वो क्या है? रेलिवेंट. फॉर एग्जांपल कोई अदारे में चोरी हो जाती है या कुछ ऐसा होता है तो आप कहते हैं मेरा रिकॉर्ड चेक करें, मैं अदारे में मौजूद था. तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन भी रेलिवेंट. 50. रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप, चार्ट एंड प्लान्स. आर्टिकल 50 के मुताबिक किसी गवर्नमेंट का ऑथराइज करदा जो प्लान है, कोई चार्ट है, कोई मैप है, कोई नक्शा है, वो भी क्या है? किसी मैटर के मुताल्लिक रेलिवेंट है. फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है बैरिया टाउन सोसाइटी में आपका कोई केस इशू हो जाता है, प्रॉपर्टी का इशू चल पड़ता है, तो आप उसके मैप्स भी निकालेंगे. जनाब इस मैप के तहत मेरा प्लॉट इधर बनता है, ये मुझे जानबूझ के गलत प्लॉट अलॉट कर रहे हैं, ये वो सारी उसकी एक एक चीज़ रेलिवेंट है, रेलिवेंट ऑफ लॉ है, रेलिवेंट ऑफ फैक्ट है, क्योंकि वो एक पास शुदा चीज़ें हैं. ठीक है, हर वो चीज़ रेलिवेंट है जो अकॉर्डिंग टू लॉ है. फॉर एग्जांपल एक रोड का नक्शा निकलता है, रोड सीधी जा रही होती है, बीच में आपका मकान आ रहा होता है, वो थोड़ी सी टेढ़ी करते हैं, आप उस नक्शे को निकालते हैं, ये देखें लॉ के मुताबिक ये सीधी है, ये जानबूझ के नुकसान पहुंचा रहे हैं पब्लिक को. वो सारी चीज़ें क्या हैं? रेलिवेंट. 51. रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर contained in certain acts or notification. When the court has to form an opinion as to the existence of any fact of public nature, any statement of it made in a recital contained in any act of the central legislature or of any other legislative authority in Pakistan or in a government notification appearing in the official gazette is a relevant fact. अब सरकारी अदालती तौर पर कोई नोटिफिकेशन जारी होता है जो कि अदालती जुडिशल प्रोसीडिंग के तहत जारी होता है, वो नोटिफिकेशन भी रेलिवेंट है, चाहे किसी लॉ पर हो, किसी स्टेटमेंट पर हो या किसी और चीज़ पर हो, वो उसके मतलब क्या है? रेलिवेंट स्टेटमेंट है. ठीक है जी, जी सर. उसके बाद है 52. 51 हो गया जी. 51 है जी जुडिशियल प्रोसीडिंग के कोई नोटिफिकेशन या कोई जजमेंट्स. उसके बाद है जी 52. रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन इन एनी लॉ बुक. व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म ओपिनियन एज टू ए लॉ ऑफ एनी कंट्री, एनी स्टेटमेंट ऑफ
Such law contained in a book purporting to be printed or published by under the authority of government such country. अब कोई लॉ की बुक है, कोई लॉ है, बेयर एक्ट्स हैं, कोई पीपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, कोई भी लॉ है जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी करता है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, रेलिवेंट है। अगर आप उसका किसी पॉइंट पर हवाला देते हैं तो वो रेलिवेंट है, क्योंकि लॉ किस लिए बने हुए हैं? सोसाइटी के लिए बने हुए हैं ना, जंगल के लिए तो थोड़े बने हुए हैं। पहली बात 51 वाली है कि कोई जजमेंट वगैरह, कोई साइटेशन वगैरह जारी होती है। दूसरी बात है कोई बेयर एक्ट वगैरह, लॉ वगैरह। हाउ मच ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, 53 पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, थोड़े से रह गए, उसके बाद हमने वैसे बस कर देना। ज़बरदस्त, ये होता है स्पिरिट। 70 तक जाएंगे। याद भी करने हैं ना। ज़बरदस्त। नहीं, सीन ये है कि सारा कोर्स तैयार करना है तो इंशाल्लाह। What evidence to be given when statement form part of a conversation, document, book or series of letters or paper? When any statement of which evidence is given form of part of a longer statement or of a conversation or part of an isolated document or is contained in a document which form part of a book or of a connected series of letter or part, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, book or series of letters or paper, or as the court consider necessary in that particular case to be full understanding of the nature and effect of the statement and of the circumstances under which it was made. अब जो कन्वर्सेशन, जो आपका कोई लॉ है, कोई बुक्स है, कोई एंट्री है, कोई बहुत बड़े एग्रीमेंट्स वगैरह होते रहे हैं, जो भी सारा कुछ होता रहे, लॉ आपसे जो बात पूछेगा वो किसी पर्टिकुलर रीज़न पर पूछेगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछेगा, किसी खास पॉइंट पर पूछेगा, जिसकी वजह से आप सारा मामला उठा के लाएं। ठीक है। अब लेन देन में या मामलात में तो इतनी चीज़ें चलती रहती हैं, अब सारी तो चीज़ें ख़राब नहीं ना होती, किसी एक पॉइंट पर दोनों के दरमियान, दो पार्टियों के दरमियान इशू आ जाता है, उस खास पार्टी को कंसिडर किया जाएगा, उस खास पॉइंट को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यानी ये कंसीडर करना है कि कितनी स्टेटमेंट रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल ये पूरी बुक है, अब सारी बुक तो आपको तंग नहीं ना कर रही, अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 53 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी पार्टिकुलर आर्टिकल 53, खास तौर पर आर्टिकल 53 की बात हो रही। ठीक है, जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट, जजमेंट्स कब रेलिवेंट है? Previous judgments relevant to bar a second suit or trial. स्टे ऑफ सूट, बाढ़ वाला स्टे ऑफ सूट आ गया, किसी को याद है? स्टे ऑफ सूट पढ़ो इसको पहले। The existence of any judgment, order or decree which by law prevent any court from taking a cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or hold such trial. अब एक लॉ, एक क्वेश्चन, एक मैटर, एक केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उस पर डिग्री आ गई है, ऑर्डर आ गया या कोई जजमेंट आ गई है, तो लॉ ये कहता है कि उसको दोबारा से नहीं सुना जाएगा। ठीक है, वो हो गया, हो गया, अब उसकी अपीलों में जाओ, रिवीजन में जाओ, रिव्यू में जाओ, जहां मर्जी जाओ, उसी स्टेज पर उसको दोबारा नहीं चलाया जा सकता, ऊपर लेके जाओ, जहां मर्जी लेके जाते हो। ठीक है, उसके बाद 55, रेलिवेंसी ऑफ सर्टन जजमेंट इन प्रोबेट jurisdiction. A final judgment, order, a decree of a competent court in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency of jurisdiction which confers upon a take away from any person any legal character, or which declare any person to be entitled to any such character or to be entitled to any specific thing, not as against any specified person but absolutely is relevant when the existence of any such legal character or the title of any such person to any such thing is relevant. अब बात ये करते हैं कि किसी जजमेंट के मुताबिक कोई बंदा किसी चीज़ के मतलब कोई ख़ास इंटाइटलमेंट कि ये चीज़ इसकी बनती है नहीं बनती, ये इसका है या नहीं है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, रेलिवेंट है।
अब मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि आप बस करे बैठे। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट ऑफ जजमेंट ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल, यानी ये जो आर्टिकल इसमें बताए गए 55 और इसके अलावा बाकी सारी जजमेंट्स और डिक्री वगैरह क्या है, रेलिवेंट है। 57 है जजमेंट इज अदर देन दोज मेंशन आर्टिकल 54 56 व्हेन रेलिवेंट, यानी 54 जजमेंट्स ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 54 55 एंड 56 आर इररेलेवेंट, यानी वो कहता है 54 55 और 56 के अलावा बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, इररेलेवेंट। फ्रॉड और collusion to in obtaining judgment or incompetency of court may be proved. Any part to be suit or other proceeding may show that any judgment or order or decree which is relevant under Article 50, 4, 5 or 6 and which has been proved by the adverse party was delivered by a court not competent to deliver it was obtained by fraud or collusion. अब एक बात साबित हो जाए 54, 5 और 6 के 7 के मुताबिक ये जो डिक्री ली गई है ये धोखे या फ्रॉड से ली गई है, तो वो भी क्या है, रेलिवेंट। एडवर्स पार्टी दूसरी पार्टी उसको साबित कर दे। इसके अलावा मैं आप पर जुल्म नहीं करना चाहता। आज की क्लास बर्खास्त।